Good evening and I welcome you students. Last time we have discussed with you atomic variation sizes of the transition metals, how the atomic sizes, how the ionic radii of the transition elements vary. Ionization enthalpies were discussed, student. Enthalpies of atomization were discussed. This time we are talking about the oxidation states. बहुत इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होती हैं. आपको पता है कि एक एलिमेंट जो है वो जब कंपाउंड्स फॉर्म करता है तो कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब कितना चार्ज उसके पास आ सकता है स्टूडेंट. तो देख रहे हैं कि ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स, इनके पास बहुत ही वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं. बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. अभी तक आपने जैसे एस ब्लॉक के एलिमेंट पढ़े थे तो उन्होंने कहा इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 +2, और जब आपने पी ब्लॉक में भी पढ़ा था उनका क्या था +2 +4. इस तरह से जब आप नीचे जा रहे थे तो जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल हो गई थी, हायर से इनर्ट पेयर इफेक्ट हुआ था जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने ऑब्जर्व किया था. अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इनके पास तो बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ये इसे बोलते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. तो हम ये कह रहे हैं कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. क्या इंपॉर्टेंट है? ट्रांजिशन एलिमेंट स्टूडेंट्स एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स. वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स. तो जब इनके कंपाउंड्स बन रहे हैं तो ये देखो कि स्कैंडियम के पास +3 दिखा रहा हूं मैं, और टिटेनियम में +2 +3 +4, और ये जो डार्क वाली है ये ज्यादा स्टेबल है. मतलब आप देख रहे हैं कुछ डार्क हैं तो वो मोर स्टेबल है, मोर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं. अब देखिए वेनेडियम के पास +2 +3 +4 और +5 के कंपाउंड भी बनेंगे. क्रोमियम देखो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +3 कंपाउंड जब बनेंगे तो +6 तक के कंपाउंड बन रहे हैं. देख रहे हो कैसे इंक्रीज हो रही है. और ये मैंगनीज के पास सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स नहीं है. सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट जो 3D सीरीज है, मेरी 3D सीरीज में, ये 3D सीरीज है, 4D और 5D मैंने यहाँ पे नहीं दिखाई. तो 3D सीरीज में आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स कौन शो कर रहा है? ये शो कर रहा है मैक्सिमम. ये क्वेश्चन पूछा जा चुका पेपर में, इसलिए लिखवा रहा हूँ. देखो जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, सेलिएंट फीचर्स होते हैं, उसको नोट करना जरूरी है. जो 3D सीरीज है उसमें मैंगनीज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. कहां से कहां तक जा रही है? +2 +3 से लेके स्टूडेंट +4 +5 और +6 और +7 तक चलेगी. तो यहाँ पर देख रहे हैं ये डार्क में दिखाई गई है, इसका मतलब काफी स्टेबल है, +7 भी और +2. तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जब मिडल, ये जो मिडल में मैं पहुंचा हूँ, ये देख रहे हो मिडल में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स यहाँ पर है. फिर ऑक्सीडेशन स्टेट कम होनी शुरू हो गई है. देख रहे हैं जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं. क्रोमियम मैंगनीज का क्या था? अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखूं 25 इसका एटॉमिक नंबर था स्टूडेंट. आपने इसको ऐसे लिखा था 4s2 है और 3d5 है. तो ये सेंट्रल, इसमें आप देख रहे हैं कि डी के पास 5 इलेक्ट्रॉन है. तो जब ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा बड़ी होती है स्टूडेंट तो वो कैसे बनती है? दो टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट देख रहे हो, एक लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स और दूसरी हायर ऑक्सीडेशन. तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में 0 भी आ सकता है, +2 भी आ सकता है, +3, और जो हायर है आप देख रहे हो +5 +6 +7, ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं. अब जब +5 और +6 और +6 का मतलब क्या है कि क्या ये 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं? तो ये मेनली शेयरिंग से बनती है. यहाँ पे क्या होने वाली है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और यहाँ पर ये आयनिक हो सकती है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी नहीं है, 1+2 आयनाइजेशन एनर्जी है. यहाँ तो बहुत ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी की जरूरत पड़ेगी. तो इतने इलेक्ट्रॉनों को निकालना किसी एलिमेंट से बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है. तो यहाँ पे शेयरिंग हो जाती है. और जो मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट्स हैं, जो मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं जैसे ऑक्सीजन और फ्लोरीन, वही ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर पाएंगे. क्या शो कर पाएंगे? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट. कौन से? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, या ऐसे एलिमेंट जिनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर बहुत हाई है. ऑक्सीडाइज करना है एलिमेंट को, 5 +5 में लाना है. +5 का मतलब क्या है? और स्टूडेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हमारे पास तो ऑर्बिटल होनी ही चाहिए अगर हमने शेयरिंग करनी है.
अगर ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है तो शेयरिंग कहां से हो? तो इसका मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट का पहला क्वेश्चन ही ये है कि व्हाई डू दे एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन। पहला क्वेश्चन ही ये है, क्वेश्चन नंबर 1 इसमें यही है कि व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट्स एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। बताइए क्या रीजन लिखेंगे इसका, क्या आंसर करेंगे ये पेपर में आज का क्वेश्चन। ऐसा क्यों है? देखो हमने अभी आपको बताया कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं दैट विल डिपेंड ऑन द ऑर्बिटल्स अवेलेबल। अगर ऑर्बिटल ही नहीं है तो शेयरिंग कैसे होगी? ऑर्बिटल होने चाहिए। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कौन कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट n-1d एंड ns1। तो इनके पास स्टूडेंट n-1d और ns ये सारे ऑर्बिटल्स हैं। these orbitals are available for bonding और शेयरिंग। अगर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होनी है स्टूडेंट तो उसके लिए भी ऑर्बिटल की जरूरत पड़ेगी। तो इनके पास ऑर्बिटल्स हैं, तो इसलिए ये ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, क्योंकि इनमें n-1d और ns ऑर्बिटल दोनों ही पार्टिसिपेट कर जाते हैं कंपाउंड्स के फॉर्मेशन, और आपके पास np ऑर्बिटल्स भी हैं। तो जैसे जैसे इनके पास ऑर्बिटल्स हैं इसके कारण ये डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या है, ये मैक्सिमम यहाँ पर क्यों है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ मैंगनीज पर क्यों आ रही है, ये भी देखना है। तो ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अगर हम इनकी देखें, अगर मैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टडी करूं स्टूडेंट, तो देखो कि आपके पास ये यहाँ पर क्या था, ये स्कैंडियम का अगर आप देखें तो स्कैंडियम के पास आपने कहा कि ये तो 3d1 और 4s2 है। तो प्लस अब ये देखिए, और स्कैंडियम के बाद टिटेनियम के पास क्या है, टिटेनियम का 3d2 और 4s2 है। तो अगर देखो दो तो सब शो कर रहे हैं यहाँ पर ज्यादातर, स्कैंडियम को छोड़ भी दिखाते हैं स्कैंडियम में क्या हुआ, +2 +2 +2 तो सब जगह है। बोलो है, ये कॉपर में +1 और +2। हाँ जी। तो +2 कैसे बनेगी? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है स्टूडेंट्स, दैट इज ए कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। इसे क्या बोलते हैं, कॉमन है। तो दिस विल बी ड्यू टू लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम s ऑर्बिटल। कहां से 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, s ये वाले जा रहे हैं ना, s से ns2 वाले। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +2। तो सब +2 शो कर रहे हैं। और उसके बाद फिर डी वाले बचे, तो डी में से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालूं तो ये जैसे टिटेनियम के केस में अगर मैं देखूं तो एक तो +2 बनी, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, उसके बाद नेक्स्ट कहां से जाएगा, डी से, तो वो +3 बना, और चौथा कहां से जाएगा, यहाँ से +4 बना। अब ये मैंने डार्क दिखाया है तो ये मोर स्टेबल आ रहा है, दिख रहा है, ज्यादा डार्क वाले मोर स्टेबल है। अब ये मुझे खुद ही पता लग गया ऐसा क्यों हो, बताइए कि क्या रीजन करेंगे कि ये जो ऑक्सीडेशन, जैसे स्कैंडियम के पास आप देखो जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, स्कैंडियम शोज ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये क्वेश्चन उसने पूछा था, बताओ कौन सा एलिमेंट है जो सिर्फ, और जिंक भी +2 शो कर रहा है, तो स्कैंडियम सिर्फ +3 शो क्यों करता? क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 18 आर्गॉन, और क्या किया आपने, 4s2 3d1, ठीक है। अगर ये +3 में आ गया तो +3 में क्या होगा, सिर्फ ये रह जाएगा 18 आर्गॉन। तो ये तो नोबल स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन गई, क्या बन गई, स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन गई। तो इसलिए स्कैंडियम शोज ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, दोबारा से मैं बता रहा हूँ, नोट कर लीजिए। व्हाई स्कैंडियम शोज ओनली +3 स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गई कि ये +3 के बाद क्या है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेता है, कौन सी, क्या बन गया, 18 आर्गोन, 4s0 और 3d0 हो गया। बोलो समझ में आया? तो ये स्टेबल है, तो इसलिए +3 बनाता है। और यहाँ पर ये ज्यादा स्टेबल है क्योंकि अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन टिटेनियम से निकाल दो तो ये 18 आर्गन में आ जाए, देख रहे हो, 2 और 2 4, तो कितना बचा फिर,
आर्गोन स्टेबल नोबल गैस में आ गया। और वेनेडियम के केस में देखो क्या 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 हो सकता है। वेनेडियम की कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं, फिर वेनेडियम की कॉन्फ़िगरेशन, वेनेडियम का कितना है 21 है इसका एटॉमिक नंबर, इसका 22 है, इसका 23 है, 24 है, इस तरह से चल रहे हैं। 23 का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि 18 आर्गोन तो है ही है इसमें, फिर कौन सा बना 4s2 और 3d3। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, s से 2 तो जाना ही है, +2 आ जाएगी, और उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन मैंने d से निकाला तो +3 आ गई, एक और निकाला +4 आ गई, एक और निकाला +5, तो ये +5 वाले कंपाउंड बना नहीं, क्योंकि इनके पास जो ऑर्बिटल्स हैं, जो आपके पास s ऑर्बिटल क्या है, ये s में 1 होता है और d में कितने होते हैं 5, 1 2 3, तो ये वाले ऑर्बिटल हैं हमारे पास, दिख रहे हैं। तो ये सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं, बॉन्ड बना सकते हैं, कंपाउंड बना सकते हैं। तो इस तरह से इनके और +5 का मतलब ये है कि वो ये इलेक्ट्रॉन 5 के 5 चले गए, तो फिर तो स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब क्रोमियम के केस में आए तो आपने देखा फिर अपने +6 तक आ गया, क्योंकि इसके पास 4s1 3d5, इसका क्या है 4s1 3d5, ठीक है। तो पांच और एक 6 इलेक्ट्रॉन इसमें से जा सकते हैं, 2 ऐसे गए तो फिर 3 4 5 6 टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। तो मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, तीसरा पॉइंट जो था मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है कि जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, ns और n-1d। अब जितने ये इलेक्ट्रॉन है इससे ज्यादा तो हो नहीं सकते, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन इससे ज्यादा तो हो नहीं सकती स्टूडेंट्स। अब इसके बाद मैंगनीज के पास 4s2 3d, मैंगनीज का क्या है, मैंगनीज की आपको पता है 4s2 3d5 है, तो अब ये +7 तक चलेगी, अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यूज हो जाएंगे तो +7, लेकिन +7 का मतलब यह है कि आपको बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ऑक्सीजन मतलब मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है वो बना लेता है +7 के कंपाउंड्स मैंगनीज के साथ, जबकि फ्लोरीन उससे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो भी MnF7 नहीं बना पाता, क्योंकि वो स्टेरिकली अनस्टेबल हो जाएगा। 7 फ्लोरीन एक छोटे से मैंगनीज के साथ जुड़ नहीं सकते, वो स्टेरिकली पॉसिबल नहीं है, जबकि Mn2O7 ये एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है स्टूडेंट वो मल्टीपल बॉन्ड बना है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे क्वेश्चन आ चुका है, जो भी कह रहा हूँ उसको नोट कर लो स्टूडेंट, जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको समझ में आएगा। सर आपने तो नीचे 4th क्या लिखा है, मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो n-1d और ns के जो इलेक्ट्रॉन है उससे ज्यादा तो हो नहीं सकती। मैक्सिमम कितने हैं इसमें, 5 और 2 7 है ना, 7 कर दिया। इसमें कितने हैं 5 + 2 7, तो मैक्सिमम इसकी ऑक्सीडेशन से 7 दिख रही है मुझे। अब इसके बाद फिर ऑक्सीडेशन स्टेट्स कम होनी शुरू हो गई, देख रहे हो यहाँ पर इतना गया फिर उसके बाद कम हो गया, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है कि अब क्या प्रॉब्लम आ रही है कि अब अवेलेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल्स नहीं है, क्योंकि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन शुरू हो गई। यहाँ पे क्या हो गया D5 के बाद क्या होता है स्टूडेंट, देखो जब D5 भर गया, D5 भर गया, D5 के अंदर 5 तो ये ऑर्बिटल हैं जो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना 5, और ये भी है, तो ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। 4s3d है और वो p भी होता है, 4s3d 4s4p भी होगा, आगे होगा ना 4p भी। तो इस तरह से ये 5 जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो यूज हो सकते हैं, लेकिन जब पेयरिंग शुरू हो जाती है स्टूडेंट, देखो अब पेयरिंग शुरू हो, अब ये जो ऑर्बिटल्स की अवेलेबिलिटी है वो अब कम होगी, पेयर्ड वाले इलेक्ट्रॉन, तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए वो तो बॉन्ड नहीं बना सकते, वो तो इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर सकते, उनके पास ऑलरेडी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और उसके लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, तब वो यहाँ से जाएगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ से तब छोड़ेगा इलेक्ट्रॉन जब उसको एनर्जी मिलेगी, अगर उन्हें एनर्जी नहीं मिलेगी तो जा नहीं सकता। तो आपको समझ में आई कि जब कंपाउंड बन रहे हैं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पे स्टूडेंट, अगर मैं +6 +7 कह रहा हूँ तो ऑर्बिटल्स अवेलेबल भी तो होने चाहिए, शेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन की, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में शेयरिंग नहीं होनी है इलेक्ट्रॉन, आयनिक कंपाउंड थोड़ी बन जाएगा वो। तो अब आपको समझ में आ रही है कि जब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ तक गई, मिडल वाले, मिडिल में, मिडल में मैंगनीज तक गई। उसके बाद में क्या हुआ, 5वां पॉइंट
कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन शुरू होगी, किसमें डी में पेयरिंग शुरू होगी, D6 D7 इस तरह इलेक्ट्रॉन, और इसलिए फिर उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी कम हो, वो कम हो गई ना, +2 +3 रह गई, +2 +3। तो ये जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट आप देख रहे हैं, इनको हम कैसे एक्सप्लेन किया, हमने स्टूडेंट हमने एक्सप्लेन किया कि कैसे जो इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं N-1 D और NS के, तो इस तरह से क्योंकि दोनों ही ऑर्बिटल यूज हुए और NP ऑर्बिटल भी पड़ा हुआ है, ये भी यूज हो सकता है, तो इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं स्टूडेंट, वो क्या शो करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन। मैंने क्या लिखा था, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट। तो सबसे ज्यादा कौन शो करता है, बोलो, मैंगनीज, ये क्वेश्चन आया। और बताओ कि कौन सा एलिमेंट है जो सिर्फ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो कर रहा, आप जिंक देख रहे हैं, हाँ जी। जिंक +2 शो करता हूँ, वाई, ये क्वेश्चन पूछ लेगा वो, तो कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी, जिंक की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3D10 है और 4s2 है, तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो क्या बचेगा, 3D10, क्या बचेगा, 3D10। तो 3D10 कंप्लीटली फील्ड है, ये स्टेबल है। जो कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक्स्ट्रा स्टेबल, तो फिर जिंक शोज ओनली +2, और इसीलिए इसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं माना जाता, क्योंकि इसका डी ऑर्बिटल जो है 2+ स्टेट में कंप्लीटली फील्ड। तो जिंक की मेन ऑक्सीडेशन, जैसे मैंने ZnSO4 लिखा, देखो, तो इसमें ये 2+ है और ये 2-, तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्या है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, कौन सा, Zn, क्योंकि अब 3D10 है, ये डी में कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन, तो ये स्टेबल हो गया। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत हाई एनर्जी चाहिए, वो होती अवेलेबल नहीं होती, तो जिंक ओनली शोज +2 ऑक्सीडेशन। तो कौन सा एलिमेंट है जो सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, आपने कहा Zn +2 शो कर रहा है, इधर स्कैंडियम +3 शो कर रहा है, क्योंकि +3 के बाद वो एक स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है, +2 भी नहीं बनाता वो, +1 भी नहीं बनाता, सिर्फ +3 शो। स्कैंडियम के केस में कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है, +3। तो यहाँ पर हमें समझ में आई कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो वेरिएबल हैं, और कैसे मैक्सिमम जो है वो मिडल में आती हैं, उसके बाद फिर वो कम हो जाती हैं, इंक्रीज करती हैं और फिर डिक्रीज कर जाती हैं। ये सारा पॉइंट नोट कर लिया, इसको नोट करो, देखो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्वेश्चन आने वाला। और एक ऐसा भी एलिमेंट है जो +1 भी शो करता है, वो कौन सा एलिमेंट, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, कॉपर। कॉपर। देखो ये सारे पॉइंट नोट कर लो, जो जो मैं बताता हूँ ये क्वेश्चन ही है पेपर के अंदर। अब +1 कॉपर ने क्यों शो की, इसका आंसर रीजन भी बताना। अब उसने पूछा कि देयर इज एन एलिमेंट इन द 3D सीरीज व्हिच शोज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, नेम द एलिमेंट एंड व्हाई। फिर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टडी करोगे, क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉपर की, जल्दी से बताओ। 3D10 4s1। वेरी गुड, अब तुम्हें तो बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस हो गया। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो कितना बचेगा, कॉपर +1, तो कॉपर +1 में ये 3D10 में आ जाएगा, इसीलिए ये +1 ऑक्सीडेशन। 3D10 एक स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, 3D10 एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि d ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल हो गया, तो इसलिए कॉपर +1 भी होगा। तो कॉपर के जो कंपाउंड होते हैं वो देखो, कॉपर का कंपाउंड मैं बताऊं, CuCl2 भी सुना है तुमने, और Cu2Cl2 भी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने यूज किया था, इसमें 2+ है और इसमें +1 है, देख रहे हो। क्यूपरिक क्लोराइड है, ये क्यूपरस क्लोराइड है स्टूडेंट्स, यहाँ कॉपर +1 में है और यहाँ कॉपर +2 में है, तो कॉपर +1 और +2 दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, और कोई भी +1 शो नहीं कर, क्योंकि कॉपर एक इलेक्ट्रॉन जाने के बाद 3D10 हो जाता है, तो जो कि एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए वो +1 में भी आ जाता आता है। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। समझ में आई कि कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे और कैसे हमें उनको एक्सप्लेन करना है। तो ये पूछेगा कि यहाँ पर तो सबसे ज्यादा मैंगनीज की आई, उसके बाद फिर कम क्यों हो गई, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग शुरू हो गई, तो जब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप हो जाएंगे तो वो फिर शेयर नहीं कर सकते अपने ऑर्बिटल्स को, जब अपने पास खाली कमरा ही नहीं है तो कैसे आके कोई रहेगा उसमें। ऑर्बिटल तो जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन आके पेयर अप होते हैं, और ऑलरेडी अगर एक इलेक्ट्रॉन उसमें है तो अनपेयर्ड है तो पेयर हो जाएगा, अगर उसमें ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन हैं
भाई एक बेड पे 2 आदमी सो सकते हैं, ऑलरेडी 2 सो रहे हैं, तो फिर वो कैसे, उनके पास तो जगह ही नहीं है फिर। जहां एक था दूसरा तो आ सकता है, क्योंकि एक बेड पे 2 सो सकते हैं। अब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं जब शेयर करेंगे। एक का अपोजिट स्पिन होता है दोनों का, तब जाके वो रहते हैं। अगर सेम स्पिन होगा तो वो रिपेल करेंगे तो भी नहीं रह सकते। बोलो, बात समझ में आ गई? जी। तो इस तरह से यहाँ पर हमें पता लगा कि कितनी अच्छी ये क्वेश्चन बनने वाले हैं ऑक्सीडेशन स्टेट पे। और ये सारी अब तुम्हें याद होगी, ये टेबल एनसीईआरटी बुक में दे रखी है। जो भी क्वेश्चन थे वो सारे हमने देख लिए। स्कैंडियम सिर्फ +3 शो करता है भाई, क्योंकि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है। और कॉपर +1 भी शो करता है। जिंक सिर्फ +2 शो करता है भाई, इसका आंसर तुम्हें मिल गया। जिंक की और कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इसीलिए जिंक को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं माना जाता, डी ब्लॉक का एलिमेंट माना जाता है, क्योंकि उसके अंदर पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल नहीं है। और देखोगे जिंक सल्फेट वगैरह सब व्हाइट कलर के होंगे, वो कलरलेस, वो भी हम बता देंगे उसका रीजन, क्योंकि उनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो वो कलर्ड नहीं होंगे। ये सारी बातें क्वेश्चन ही है। और मैंगनीज ने तो कमाल कर दी, +2 से +7 चलेगी, इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन MnF7 नहीं होता स्टूडेंट कभी भी, लेकिन Mn2O7 होता है। ये बात इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन गया यहाँ पर। इस फ्लोरीन 7 जुड़े, तो ये देखो 7 फ्लोरीन जब मैंगनीज के पास लगेंगे +7 के, तो वो स्टेरिकली स्टेबल नहीं है। लेकिन यहाँ पर Mn2O7 है, एक मैंगनीज है और बीच में देखो 2 मैंगनीज है, एक ऑक्सीजन उसके बीच में है। तो मैंगनीज 4 बॉन्ड बनाता है, क्योंकि ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड बना लेता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, फ्लोरीन डबल बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि फ्लोरीन का कितना 7 है आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन 6 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में, तो 2 ले सकता। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना सकता, फ्लोरीन नहीं बना सकता, तो ये स्टेबल ही नहीं है। ये भी क्वेश्चन आ गया पेपर में, ये भी तुमने नोट कर लिया। हाँ अभी जी तक तो सर। इतने ही क्वेश्चन बता दिए मैंने तुम्हें, कोई भी आ सकता, कोई भी आ सकता। अब आगे देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखे मैंने, ऑल एक्सेप्ट स्कैंडियम 3+ फॉर्म 2+ आयन। 2+ सबने फॉर्म किया, बोलो। +2 सबने शो की, हाँ सिर्फ जी सर। स्कैंडियम को छोड़ के। तो +2 के लिए कौन से इलेक्ट्रॉन गए हैं, एस में से गए हैं, ये वाले 4s2 वाले, ये वाले गए हैं, और ये 3d वाले थे। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो वो +2 ही बनेंगे। ऑल एक्सेप्ट जिंक फॉर्म कंपाउंड्स विद +3 ऑक्सीडेशन, और सब +3 भी बना रहे हैं, सिर्फ जिंक नहीं बना रहा। ये भी नोट करने वाला पॉइंट है। जिंक सिर्फ +2 क्यों बनाता है, क्योंकि जिंक +2 D10 हो जाता है, तो वो फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन नहीं रिलीज करता। ओनली कॉपर हैज इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स इन +1 ऑक्सीजन, ये भी नोट हो गया पॉइंट। तो कॉपर का क्यों हुआ, क्योंकि कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन हमने अभी आपको लिख के, हो गया ये, इसको हाँ जी सर। नोट कर लिया, तो आगे चलूं। सारे पॉइंट हाँ इंपॉर्टेंट है, ये हाँ किसी जी। भी टाइम पे क्वेश्चन बन जाएंगे। चलो ठीक है, यहाँ तक समझ में आई। अब देखो जो दूसरी सीरीज है, जो दूसरे सीरीज एलिमेंट्स की है, वो 3D या 4D सीरीज के एलिमेंट, ये भी देखो +3 चल रहे हैं, +3। और देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कौन सी सीरीज है, वो 3D सीरीज थी, ये 4D ट्रांजिशन सीरीज है। ये कौन सी है, 4D ट्रांजिशन सीरीज। 3D ट्रांजिशन सीरीज बनी, 4D ट्रांजिशन सीरीज, उसे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं, इसे सेकंड ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, सेकंड ट्रांजिशन, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, जिसमें देखो +8 तक चले गया। कौन सा गया एलिमेंट, रुदीनियम जो हाँ है, ये जी। +8 भी शो कर सकता है। अभी तक मैंगनीज +7 तक, रुदीनियम +8 भी शो कर सकता है। तो अगर कोई पूछे कि ट्रांजिशन एलिमेंट से हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, अगर वो तो 3D सीरीज है, ये 4D है, 5D है, ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट है, इसमें रुदीनियम जो है वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, +8। और यहाँ पे भी देखो +2 आ रही हैं, +3 भी आ रही हैं, और सिल्वर +1 भी शो करता है, और कैडमियम सिर्फ +2 शो करता है। ये 4D10 हो जाएगा। वो 3D वाले थे ना, ये 4D10 हो जाएगा +2 में। और ये सिल्वर का क्या होगा, इसमें इसमें 4D10 और 5s1 हो जाएगा। ये 5s इसमें, ये 5s वाले थे, तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 4D10 हो जाता है। सिल्वर जो होता है वो +1 भी था।
आपने पता AgCl, इसमें क्या है, सिल्वर की ऑक्सीडेशन +1, AgNO3 कितनी है, -+, तो सिल्वर की +1 ऑक्सीडेशन बहुत स्टेबल है, क्योंकि वो +1 जाने के बाद सिल्वर में 4d10 रहेगा, ये क्या हो जाएगा 4d10। समझ में आया? तो इस तरह से हम इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट सीरीज है ये 4d सीरीज है, ये 5d सीरीज है, तो यहाँ पर 5d और फिर 6s होगा, ये वाले। तो इसके अंदर कौन सा है, लैंथेनम, हैफनियम, प्लैटिनम, ये सीरीज है। अब इसमें भी देख रहे हो तुम कि क्या हो रहा है, कि ये +3 तो शो कर ही रहे हैं, सारे कॉमन है, और इसमें ओस्मियम देख रहे हो, वहां पे रुदीनियम था, ये +8 तक गया है, ओस्मियम में भी शो कर रहा है +8 रुदीनियम। इससे बड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट कहीं नहीं मिल रही है क्या +8 से ज्यादा नहीं। कोई भी क्वेश्चन आता है हमें पता होना चाहिए कि सबसे हाईएस्ट कौन है, सबसे लोएस्ट कौन है। और गोल्ड का देख लीजिए, गोल्ड +1 और +3 में दिखा रहा है। गोल्ड का क्या है, ये गोल्ड का सिंबल है, ये +1 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है। तो यहाँ पर 5d, ये 5d10 और 6s1 वाला है गोल्ड, देख रहे हो। तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा इसमें से, तो ये 5d10 हो जाएगा गोल्ड। तो गोल्ड में +1 और +3, और मरकरी भी देखिए, मरकरी में हमें 2 ऑक्सीडेशन स्टेट मिल रही है, +1 और HgCl2 और Hg2Cl2, देखो यहाँ पे +1 और +2 मिल रही है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो भी मैंने आपको दिखाए ऑक्सीडेशन स्टेट, से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, ये सारे हमने कवर कर दिए। नोट कर लिया, आगे चलूं? अच्छा, देखो ये क्वेश्चन आने वाला है, जो भी सैंपल पेपर भी था CBSE का, उसमें भी उसने ये डायग्राम दी, CBSE के सैंपल पेपर में। वो कह रहा है ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। आप देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, व्हाट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्या होती है स्टूडेंट, व्हाट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो आपने लिखा, यहाँ पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू दे रहा है वो वोल्ट्स में, ये 0 है, ये पॉजिटिव है, देख रहे हो, इसके ऊपर और नीचे नेगेटिव है, ये सब नेगेटिव है, नीचे 0 से नीचे माइनस दिख रहा है ना, -0.5, -1, तो ये नेगेटिव बढ़ रहा है नीचे। ये E0, इनको बोलते हैं हमें कौन सी वैल्यू दी हुई है, E0, M2+ और M वैल्यू, इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज। आपके बुक में एक टेबल भी दे रखी है, जिसमें आपको पता है, हमने जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाई थी उसमें भी सारी ये वैल्यूज। तो ये M2+ M जो है स्टूडेंट, ये देख रहे हो, ये सारी नेगेटिव है एक्सेप्ट कॉपर। ये कौन सा है, कॉपर, कॉपर दिख रहा। अब ये क्वेश्चन बन गया पेपर में, कॉपर देख रहे हो, कॉपर की पॉजिटिव है, कितनी है ये, कॉपर 2+ स्टूडेंट, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा स्टूडेंट, तो इसकी जो E0 वैल्यू है स्टैंडर्ड, ये है +0.34 वोल्ट, ये प्लस में आई है, कितनी आई है, प्लस में। बाकी सब देख लो 0 से नीचे है, 0 से नीचे है, दिख रहा, 2 दिखाई है ना, ऑब्जर्व्ड एंड कैलकुलेटेड, ये ऑब्जर्व्ड वाली है, ये कैलकुलेटेड, मतलब थ्योरेटिकली जो कैलकुलेट की है, कैसे कैलकुलेट करता है अभी बताऊं। तो वो ऑलमोस्ट सेम ही है, मैच कर रही है, मैच कर। तो कॉपर एक ऐसा एलिमेंट है, वो यहाँ पर जो प्लस शो कर रहा है, बाकी सब नेगेटिव, वेनेडियम, क्रोमियम, ये देख रहे हो, और ये माइनस नीचे ज्यादा है, ऊपर माइनस कम हो रही है, ये -1.5 है, ये -1 के पास जा रही है, -1 से ऊपर हो गई, ये फिर थोड़ी मैंगनीज के केस में देखो फिर थोड़ी कम हो गई, नेगेटिव हो गई। और ये कौन सा है, जिंक, जिंक के केस में भी ये कम हो गई, ये वैल्यूज नेगेटिव बढ़ रही हैं ऐसे ओवरऑल, मतलब नेगेटिव वैल्यूज कम हो रही है, नेगेटिव वैल्यूज कम हो रही है, नेगेटिव नीचे ज्यादा। तो जब मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ तो नेगेटिव वैल्यूज कम हो रही हैं, और कॉपर की तो पॉजिटिव, कॉपर की तो पॉजिटिव आ गई, ये दिख रहा है, क्या क्या दिख रहा है हमें यहाँ से। तो पहला बात तो आप ये पूछोगे कि सारी ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते कैसे निकालते हो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो कोई भी जो मेटल होता है स्टूडेंट,
पहले वो सॉलिड में था, इसको हमें एनर्जी देनी पड़ती है गैस में कन्वर्ट, जैसे बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अब जब सॉलिड से गैस में निकालोगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी, ये पॉजिटिव। क्या होगी? पॉजिटिव। बोलो पॉजिटिव होगी या नहीं होगी, जल्दी बताओ, कोई डाउट है? भाई एक सॉलिड है, उसको आप हीट करोगे तो उसमें से एटम बाहर आएगा, तो इसे क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। जितनी वो स्ट्रांगली फोर्स से जुड़ा हुआ है उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो डेल्टा ए एच जो है हमेशा पॉजिटिव होता है। उसके बाद में क्या होता है, ये मैंने बताया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होगा कि ये जो गैस है स्टूडेंट, इसको आयनाइज करूंगा, तो मुझे कौन सी जरूरत पड़ेगी? डेल्टा 1H, आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसे क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आई। ये 1 वाली है, तो ये भी पॉजिटिव होगी। बोलो यस और नो, जल्दी बताओ। बात समझ में आई? एनर्जी देनी पड़ेगी एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ, गैसियस एटम में से निकाला जाता है। और इसी तरह अगर मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, क्योंकि यहाँ पर 2+ दिखा रहा हूँ ना, मैं दिखा रहा हूँ ना, M2+ दिख रहा है ना, 2+ से M। तो 2+ से M का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? कि 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, ये गैसियस होता है जैसे मैंने यहाँ दिखाया। तो 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो ये 2+ में आएगा, और ये कौन सी होगी? डेल्टा IH2, ये भी पॉजिटिव है। मतलब यहां पर एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने की। बोलो इलेक्ट्रॉन निकल गए, अब ये गैसियस वाले हैं। अब जब मैं इसको सॉल्यूशन में डालूंगा तो स्टेप 3 में क्या होता है स्टूडेंट? M2 जो गैसियस होता है, इसको हम डालेंगे वाटर, ये वाटर है, एक्स कितना भी हो सकता है, हाइड्रेशन कहते हैं इसको। जब ये वाटर में जाएगा स्टूडेंट तो ये क्या बन जाएगा? एक्वस। जब ये वाटर के साथ, वाटर इसको हाइड्रेट कर लेगा, जब वाटर इसको सराउंड कर लेगा तो एनर्जी निकलेगी। एनर्जी को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? हाइड्रेशन एंथैल्पी। बोलो सही है गलत है? मैंने स्टैंडर्ड वैल्यू यूज की है इसलिए लिख रहा हूँ, स्टैंडर्ड कंडीशंस पर 1 atm प्रेशर और 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ये वाली वैल्यू नेगेटिव होती है स्टूडेंट्स। बोलो सही है गलत है, जल्दी बताओ। तो टोटल अब तो चेंज आनी है स्टूडेंट, M2 एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म M। ये जो वैल्यू आनी है स्टूडेंट, इन सब का सम आनी है, इन सब का। तो इसमें कुछ एनर्जी पॉजिटिव है, कुछ नहीं, इन सबको मिला के वो वैल्यू आनी है जिसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो E0 जो वैल्यू स्टूडेंट, ये टोटल इन सब चीजों को मिला के कितने स्टेप्स हैं? 1 2 3। यहाँ पे एनर्जी चाहिए, यहाँ एनर्जी निकली, तो इसके बेस पे ये वैल्यू आएगी माइनस या प्लस जो भी आ रही है। यहां तक समझ में आया वैल्यू कैसे निकाली मैंने? E0, इसकी जो E0 की वैल्यू है। और यहाँ पर जो टेबल हमें मिला, जो वैल्यू हमें एक्सपेरिमेंटली मिली, एक्सपेरिमेंट हमने किया और ये वैल्यू फाइंड की, ठीक है? थ्योरेटिकली थोड़ी निकालूंगा मैं, ये एक्सपेरिमेंट में करके वैल्यू निकाल ली। तो यहाँ पर उसने थ्योरेटिकल और ऑब्जर्व दोनों का दे दिया, दोनों मैचिंग है। अब इसके अंदर क्या क्या फीचर्स आपको दिख रहे हैं स्टूडेंट? यूनिक फीचर क्या दिख रहे हैं? पहले यहीं लिख दो फिर आगे बताता हूँ। इसमें क्वेश्चन बनने वाला पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, CBSE के सैंपल पेपर में भी उसने दिया है। इसके यूनिक चीजें क्या दिख रही हैं? एक तो ये दिख रहा है, क्या दिख रहा है स्टूडेंट? जो E0 वैल्यूज हैं, M2 +2 M, ये नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव है। बट फॉर कॉपर इट इज पॉजिटिव। बोलो कॉपर की पॉजिटिव है, बाकियों की नेगेटिव। दिख रही है? कॉपर की कितनी है? ये 0 से ऊपर है ना, ये वाला कॉपर देख रहे हो, ये +0.34, ये 0 है, ये माइनस है, ये वाली नेगेटिव है, नेगेटिव बढ़ता जा रहा है नीचे, नेगेटिव इंक्रीज हो रहा है, और ऊपर पॉजिटिव इंक्रीज हो रहा है। बोलो 0 है ना, ये पॉइंट दिख रहा है? तो कॉपर की पॉजिटिव आई है +0.34 वोल्ट, वोल्ट इसका यूनिट है।
बाकी सबकी नेगेटिव है, ठीक है। द यूनिक बिहेवियर ऑफ कॉपर दैट इट हैज पॉजिटिव ई नॉट वैल्यूज। आप अभी इसको रीजन बताएंगे ऐसा क्यों हो रहा, क्यों, इसका रीजन वो पूछेगा एग्जाम में। क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन ही है, बता रहा हूं तुम्हें कि ई नॉट कॉपर ड्यू टू कॉपर इज पॉजिटिव 0.34 वोल्ट, वाई, ये क्वेश्चन पूछा उसने पेपर में। इसका रीजन क्या बताएंगे आप, किसके ऊपर डिपेंड करती है? देखो यहाँ पर एटोमाइजेशन एनर्जी है, एटोमाइजेशन एनर्जी है, आयनाइजेशन एंथैल्पी है, और ये एनर्जी निकलती है नेगेटिव। तो हमें ये दिख रहा है जो टेबल है, अगर वैल्यूज में देखूं, देखो वैल्यूज पर कॉपर कहाँ है, ये कॉपर है, ठीक है। ये देखो एटोमाइजेशन एनर्जी, ये कौन सी है, डेल्टा ए एच, कौन सी है ये, डेल्टा ए एच क्या होती है, एटोमाइजेशन एनर्जी। तो कॉपर के केस में कितनी है ये एटोमाइजेशन एनर्जी, देख रहे हो, तो किलो जूल्स पर मोल में होती है ये वैल्यू, किलो जूल्स पर मोल में होती है, यूनिट्स होते हैं किलो जूल्स पर हाँ मोल। जी। तो कॉपर के केस में ये 339 एटोमाइजेशन, फर्स्ट आयनाइजेशन है 745। तो इसकी डेल्टा आई और ये आयनाइजेशन एंथैल्पी H1 डेल्टा आई H2 जो है ये हाई है, ये पॉजिटिव वाली हाई है, ये पॉजिटिव होती है मतलब एनर्जी देनी है। और इसकी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है कॉपर की वो ये देख रहे हो, डेल्टा हाइड्रेशन HM2 प्लस लिखा हुआ है, लिखा हुआ है M2 प्लस -212। तो ये जो कॉपर है स्टूडेंट, हम ये कह रहे हैं कॉपर, हम ये कह रहे हैं इन द केस ऑफ कॉपर स्टूडेंट, the atomization and delta IH ionization enthalpy of copper are very high. Delta AH plus delta ionization enthalpy is 1 plus delta 2 2 of copper are very high, ठीक है। यहाँ पर मैंने स्टार लगाया, यहाँ से लिख रहा हूँ, बट द हाइड्रेशन एंथैल्पी of copper 2 plus is not able to ठीक है, ये लो है, मैंने लो लिख दिया मतलब कम है, is not able to student, not able to compensate, not able to compensate for high atomization and ionization, therefore इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है, क्या आ जाती है, पॉजिटिव आ जाती है। ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, इसको नोट कर लो, फिर आएगा क्वेश्चन, ये फिर आएगा, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर। यहां तक समझ में आया? हाँ जी सर। पहला पहला क्वेश्चन ये था। दूसरे में क्या हुआ कि, और हमने क्या देखा इसके अंदर स्टूडेंट, कि कॉपर की तो पॉजिटिव है, हमें पता लग गया, क्योंकि उसकी जो पहली एनर्जी जो चाहिए थी एटोमाइजेशन में, आयनाइजेशन में बहुत ज्यादा पॉजिटिव थी, और हाइड्रेशन एंथैल्पी में इतनी नेगेटिव एनर्जी नहीं निकली, तो इसलिए उसकी जो जब ई नॉट वैल्यू निकाली गई तो वो पॉजिटिव आ गई, वो पॉजिटिव आ गई स्टूडेंट। और फिर क्या हुआ कि बाकियों की जो ई नॉट है अदर एलिमेंट्स की, वो नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, देखो अगर कोई भी मेटल है M2 प्लस और ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके, ऐसे मैं लिखता हूँ, कोई भी अगर मैं रिएक्शन ऐसे लिखता हूँ स्टूडेंट, ठीक है, अगर इसकी ई नॉट नेगेटिव है स्टूडेंट, तो मतलब ये नेगेटिव है, तो ये लेना नहीं चाहता इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता क्योंकि नेगेटिव आ गई, और रिवर्स करूंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी उतना ये 2 प्लस स्टेबल होगा और ये कम स्टेबल होगा। मैं क्या कह रहा हूं, नोट करा जाए स्टूडेंट, मोर नेगेटिव ई नॉट, मैं क्या करूं, मोर नेगेटिव ई नॉट M2 प्लस मोर स्टेबल, तो ये M बनाना नहीं चाहेगा, उल्टा कि ये M2 में ज्यादा रहेगा। भाई आप ये पूछोगे ये इसमें रहेगा या इसमें रहेगा, आपने कहा तो बहुत नेगेटिव है, ये इसमें ही रहेगा 2 प्लस में, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता, ये तो उल्टा जाएगा, इलेक्ट्रॉन देगा,
जो इलेक्ट्रॉन देता है वो क्या बन जाता है, जल्दी से बताओ। तो दे विल एक्ट एज गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। क्या बनेंगे, गुड रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएंगे स्टूडेंट। ये तो रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएंगे, क्या करेंगे, ये देंगे, ये देंगे। तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है जिंक का -0.76 है। जिंक जैसे ये जिंक है मेरे पास, तो आपने ये कहा ये लो सर, इसकी वैल्यू कितनी आई, जिंक की कितनी दे रखी है, -0.76 वोल्ट। तो जिंक तो इलेक्ट्रॉन, ये ज्यादा स्टेबल है या ये ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है उल्टा, क्योंकि जिंक इलेक्ट्रॉन देगा। जब इलेक्ट्रॉन जिंक देगा तो जिंक क्या काम करेगा, जिंक एक्ट्स एज ए गुड रिड्यूस। तो मैं पता है जिंक एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जगह जगह जिंक का मैं बहुत यूज करता हूँ। जिंक इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट स्टूडेंट, यस और नो, जल्दी बताओ। हाँ जी। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, अगर H+ होगा तो उसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी स्टूडेंट। तो अगर मैंने जिंक को डाइल्यूट HCl में डाल दिया तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। बोलो निकलेगी, यस और नो। लेकिन अगर कॉपर को डाइल्यूट HCl में डाल दिया तो कोई भी रिएक्शन होने वाली नहीं है। ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका। अब आज के समझ में आ गई, क्यों कॉपर की वैल्यू पॉजिटिव थी, जिंक की नेगेटिव है, कॉपर की कितनी है, +0.34। +0.34 वोल्ट। तो कॉपर तो इलेक्ट्रॉन लेगा देगा थोड़ी, जब इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं तो H+ को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे नहीं, तो हाइड्रोजन कैसे निकलेगा। भाई एसिड के अंदर H+ होते हैं, इसको अगर इलेक्ट्रॉन मिल गया तो ये हाइड्रोजन गैस निकाल देगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन देता नहीं, तो लेता है लेकिन जिंक देता है। तो जितना ज्यादा माइनस उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग। ठीक है, बात समझ में आ गई। क्या मैंने लिखा, मोर नेगेटिव E0 स्ट्रॉन्गर द रिड्यूसिंग एजेंट। क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएंगे स्टूडेंट, वो और भी स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएंगे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन आने वाला है, बहुत दिमाग लगा, इनको समझ लो, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा पेपर में। ठीक है, इसमें से पेपर में क्वेश्चन जरूर आएगा, समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन आना ही आना है। नोट कर लिया, ये वाले पॉइंट नोट हो गए। हाँ जी। अब और क्या देखा हमने, अब और क्वेश्चन ये क्या पूछेगा आपको पेपर, देखो और क्या हुआ कि आप ये देख रहे हैं वैल्यू ऑफ E0 फॉर मैंगनीज। मैंगनीज कहां पर है, ये मैंगनीज है, दिख रहा है। तो इसकी E0 मैंगनीज की जो है वो ज्यादा नेगेटिव आ गई है। इसकी ज्यादा नेगेटिव क्यों आ गई है, मैंगनीज की E0। ठीक है, नोट दैट वैल्यू ऑफ E0 फॉर मैंगनीज, यहाँ पे क्वेश्चन बन गया कि E0 फॉर Mn2 टू Mn मोर नेगेटिव आई है। क्या आई है, मोर नेगेटिव। क्यों आई है, फिर इसका क्या रीजन दोगे, अब इसका क्या रीजन देंगे हम, मोर नेगेटिव क्या आई है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, एनर्जी वैल्यूज देखिए, कहां पर है मैंगनीज, ये मैंगनीज है। देखो ये इसकी एटमाइजेशन एनर्जी है, ये इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन, ये इसकी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, और ये इसकी वैल्यू है हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब यहाँ पर आप देखिए कि जो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी है इतनी हाई नहीं, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये देख रहे हो 1960 है, ये 1510। हाँ जी। ये वैल्यू -1.18 है, नेगेटिव है, ज्यादा नेगेटिव, जिंक से भी ज्यादा आई है, जिंक की -0.76 है। तो इसका क्या आंसर हुआ फिर, ये मैंगनीज का क्या हुआ, देखो मैंगनीज +2 जो है इसको बनने में कम एनर्जी, मैंगनीज +1 से +2 में जाने में कम एनर्जी की जरूरत पड़ी है। क्यों कम एनर्जी की जरूरत पड़ी है, ये क्वेश्चन आ गया, क्योंकि Mn2+ क्या होता है, 3d5 होता है। Mn2 is a 3d5 student, which is the, we can say, due to the stability of half filled
हाफ फिल्ड 3D, ठीक है, हाफ फिल्ड 3D सब्सटेंस इन मैंगनीज, तो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी becomes less कम है, therefore student E not value Mn2 plus 2 Mn becomes more negative। बोलो मैंने सही बताया गलत बताया? समझ में आ गया क्वेश्चन का आंसर? ये क्वेश्चन आया हुआ पेपर में जो लिखवा रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं उसको नोट कर लो, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं। ये जो मैंने दिखाई है ना मैंने टेबल और चार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से 100% कोई ना कोई क्वेश्चन होगा, और सीबीएसई के सैंपल पेपर में भी उन्होंने क्वेश्चन को डिस्कस किया, इसलिए बता रहा हूँ। कोई चीज समझ में नहीं आई तो नोट कर लो, ये वाला ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे स्टूडेंट, ठीक है? ये समझ में आ गया? नोट कर लिया आपने? नोट करो, ये देख लो ग्राफ, ये मैंने मैंगनीज को लिया था, मैंगनीज की ज्यादा नेगेटिव आई, जबकि ये वैल्यू ऐसे जा रही थी ना, कम नेगेटिव हो रही थी, कम नेगेटिव हो रही थी। देखो एक ट्रेंड होता है भाई, ये कम नेगेटिव हो रही है, कम नेगेटिव हो रही है, लेकिन ये अचानक क्या हुआ, ये इसके नीचे आ गई, तो वो क्वेश्चन बन गया पेपर में। बाकियों की देख रहे हो ना, ऐसे जा रही है, इंक्रीज कर रही है, ऐसे इंक्रीज कर रही है, मतलब कम नेगेटिव हो रही है, लेकिन इस केस में ये नीचे आ गया, तो ये क्वेश्चन बन गया पेपर में। इसके लिए मैंने क्या एक्सप्लेनेशन दी कि जो D5 कॉन्फ़िगरेशन होती है वो हाफ फिल्ड हो जाती है, तो इसलिए जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी थी वो इसकी कम हो गई थी, इसकी मैंगनीज, तो प्लस मैंगनीज 1 से +2 बनाने में कम एनर्जी का यूज हुआ, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हुई, ये इसकी वैल्यू देख रहे हैं ज्यादा नेगेटिव आ गई, ज्यादा नेगेटिव आ गई। -1.0 भाई प्लस कम यूज हुआ तो माइनस हाइड्रेशन एंथैल्पी, प्लस वाले भी हैं और माइनस वाले भी हैं, दोनों को मिलाकर वैल्यू आनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया, ये तो बढ़ रही है, ये भी ठीक है, ये भी कॉपर का मैंने पहले ही बता दिया कॉपर की पॉजिटिव क्यों आई, क्योंकि उसकी दोनों जो एटमाइजेशन और फर्स्ट और सेकंड आयन में बहुत हाई थी, और हाइड्रेशन एंथैल्पी कम थी, माइनस वाली कम थी, प्लस वाली ज्यादा थी, तो उसकी पॉजिटिव आ गई, ऊपर आ गया, इसलिए ये एसिड में से हाइड्रोजन को नहीं निकाल सकता। ये सब हाइड्रोजन को निकाल देंगे जिनकी वैल्यू 0 से कम है, तो हाइड्रोजन की वैल्यू 0 वोल्ट मानी गई, पता है ना तुम्हें, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड 0 वोल्ट। ये नीचे वाले सब हाइड्रोजन गैस निकाल देंगे। अब जिंक में क्या हुआ, यहाँ भी फिर देखो, ये ऊपर आना चाहिए था, ये नीचे आ गया, ये जिंक है, हाँ जी। ये वाला जिंक है Zn, तो जिंक का भी क्वेश्चन बन गया कि भाई जिंक की वैल्यू माइनस क्यों आ गई, ये तो ऊपर जाना चाहिए था, तो इसमें क्या आंसर लिखोगे फिर, जिंक व्हाट इज द रीजन फॉर हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ Zn2 + 2 Zn, ये भी क्वेश्चन बन गया। उसका फुली फिल्ड सब्शेल होता है, तो सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी लेस होगी। अच्छा वेरी गुड, तुम्हारा दिमाग बहुत तेज था, मैं सोचता देखो तुम तो बहुत ज्यादा केमिस्ट्री जानते हो। अब E नॉट Zn जिंक इज, हमने क्या कहा, ऑल्सो Y नेगेटिव, Y मोर नेगेटिव -0.76, तो आपने क्या आंसर किया कि Zn2+ इज 3D10, ठीक है, फुल्ली फिल्ड स्टेबल सबशेल, क्या बन गया, फुल्ली फिल्ड स्टेबल डी सबशेल बन गया, तो उसके कारण इसकी जो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो कम हो गई, और इसलिए इसकी वैल्यू हुई नेगेटिव। लिख देंगे पेपर में, बोलो पेपर में लिख दोगे? हाँ जी सर। वेरी गुड, देखो ये तो क्वेश्चन आने वाले हैं जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन कोई रट्टेबाजी नहीं है, मैं आपको बार बार कहता हूँ, मेरे साथ जो स्टूडेंट चल रहे हैं उन्हें समझना है, बस कुछ नहीं करना, समझना है। आप बोलोगे नहीं, अगर आप समझ जाओगे, समझने के लिए मेरे को दिमाग लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है, मैं अपनी बहुत एनर्जी लगाता हूँ, समझ लो समझ, और ये डीप तक चले जाता हूँ, दिखा देता हूँ, देखो ये कॉन्फ़िगरेशन देख लो, मैंने लिख के दिखा दिया, यहाँ पे 3D5 होगा, 3D10 होगा, ये बार बार मैं कर रहा हूँ 3D5 3D10, तो ये क्वेश्चन पेपर में आने वाला है, किसी भी तरह से आएगा। हाफ फील्ड वाले, कंप्लीटली फील्ड वाले क्वेश्चन बहुत फेवरेट होते हैं, तो एग्जामिनर पेपर बनाते हैं, प्रॉपर का भी पता लग गया फेवरेट क्वेश्चन पॉजिटिव क्यों आया। तो यहाँ पर अब एक और चीज देखें, अब ये देखो कि जो क्वेश्चन पूछेगा स्टूडेंट कि निकल में क्या हुआ, ये है निकल, दिख रहा है निकल, तो निकल की भी कम हो गई कुछ, देख रहे हो ना, ये ऊपर जाना चाहिए था निकल, ये वाला निकल दिख रहा है,
निकल। हाँ जी। अब निकल में क्यों नेगेटिव हुई है स्टूडेंट, इसका क्या रीजन है? इसकी तो कॉन्फ़िगरेशन से मैं आंसर नहीं लिख सकता निकल का, क्योंकि निकल 2+ क्या होता है। देखो निकल के एटॉमिक नंबर कितना है, जल्दी लिखाओ। ये सारी चीजें हमने याद कर ली हैं। स्कैंडियम 28। 28 में तो कुछ है नहीं, क्योंकि 2+ का मतलब ये है 3d8। 3d8 कोई हाफ फील्ड भी नहीं है, कंप्लीटली फील्ड भी नहीं है, कॉन्फ़िगरेशन से आंसर नहीं निकला। तो फिर कहाँ से निकला, टेबल देख लेते। अब तुम्हारा दिमाग बहुत तेज हो गया, तुम बता दो क्या हुआ। निकल का भी देख लेता हूँ वैल्यूज, इसलिए ये टेबल से वैल्यू ली गई है स्टूडेंट। यहाँ पे क्वेश्चन कहाँ है निकल, ये 431 436, ये इतनी एनर्जी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव होती है, ये भी पॉजिटिव होती है, ये एनर्जी चाहिए, ये वाली माइनस है, ये माइनस है। निकल की हाइड्रेशन एंथैल्पी कितनी है, बहुत हाई है। तो निकल की नेगेटिव क्यों होगी, क्योंकि निकल की ये देखो -0.255। तो निकल की नेगेटिव क्यों होगी स्टूडेंट, क्योंकि इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी हाईएस्ट है। 2021 जो है बहुत हाई है, बाकियों की देखो 1800 में है, 1900 में है, इसकी वेरी हाई है। तो निकल के केस में क्या हुआ स्टूडेंट, क्वेश्चन बन गया पेपर। क्वेश्चन क्या है कि वाई ई नॉट निकल, ये क्वेश्चन आ चुका है जो मैं लिख रहा हूं, इज नेगेटिव। कितनी है, -0.25 वोल्ट। नेगेटिव क्यों आई, ड्यू टू, क्या आंसर लिखा जल्दी बताओ, हाई, वेरी हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी, ये लिखना है पेपर में। सर हाँ अगर हम फर्स्ट 3 को ऐड करेंगे तो वो हाइड्रेशन वाली से ज्यादा आ रही है। अरे कोई बात नहीं, वो अभी एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी है ये, वो जो मैं जब ये तो वैल्यू आ रही है, ई नॉट की वैल्यू को निकालने के लिए एक फार्मूला और लगाना पड़ता है, उसकी जरूरत यहाँ पे नहीं दिखाया। अरे ये वैल्यू तो वैसे दिखाई है, ये प्लस प्लस हाँ वाली जी, है। हाँ जी। ये नेगेटिव का मतलब यहाँ पर ये कंपनसेट करेगी। जब मैं ई नॉट का फार्मूला मैंने थोड़ी बताया, NFE0, जो ई नॉट होता है स्टूडेंट, वो डेल्टा जी, यहाँ से हम निकालते हैं डेल्टा जी की वैल्यू। और डेल्टा जी सर तुमने वो पढ़ा था, डेल्टा जी इज इक्वल टू -NF ई नॉट, वो वैल्यू निकाली जाती है इस फार्मूले से, समझे। ये वाला फार्मूला लगता है। अभी हमने कोई गिफ्ट ये वैल्यू नहीं आपको दिखाई कैसे, सिर्फ एक आपको आइडिया दिया है कि कहाँ पे क्यों पॉजिटिव होती है, क्यों नेगेटिव होती है। हमें क्या लिखना है इसमें, आंसर तुम्हें समझ में आया कि निकल के केस में नेगेटिव वैल्यू क्यों आई है, क्या आंसर लिखा तुमने। उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा थी। हाँ, और कॉपर के केस में क्या लिखा था, पहले जो दोनों एनर्जी थी वो ज्यादा थी और हाइड्रोजन एनर्जी कम थी, इसलिए पॉजिटिव आई थी। जिंक में क्यों लिखा था, क्योंकि वो 3D10 हो गया। मैंगनीज में क्यों लिखा था, क्योंकि वो 3D5 हो गया। तो आंसर बता रहा हूं कि पेपर में एक वर्ड का ही आंसर होता है, एक लाइन का आंसर होता है, एक नंबर का क्वेश्चन होता है। तो लिखना क्या है वो बता रहा हूँ, फालतू की चीज लिखेंगे कोई नंबर नहीं मिलेगा, इसलिए बताया। बात समझ में आई। थैंक यू। तो इस तरह से हम इनको कंपेयर कर सकते हैं, जहां पर भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनती है उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अब देखो कि होता क्या है कि जैसे स्कैंडियम के केस में देखो, स्कैंडियम 3+ से अगर मैं ये लिखूं, स्कैंडियम 3+ टू स्कैंडियम की वैल्यू देख रहे हो, बहुत ज्यादा माइनस आई है, कितनी है, -2.1। किस केस में, स्कैंडियम में। अब इस केस में क्वेश्चन बन गया आपको, ऐसा क्यों हुआ स्कैंडियम के केस में, स्कैंडियम सिर्फ +3 में ही रहेगा, एस में Sc नहीं बनेगा, ये बहुत स्टेबल है Sc3+, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, ये Sc3 में रहेगा। वैल्यू भी दिखा रहा है -2.10, मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहता। क्यों नहीं लेना चाहता, क्योंकि Sc3+ क्या होता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। आंसर मिल गया। तो पेपर में क्या लिखना है, जैसे इसकी वैल्यू इतनी नेगेटिव है, सबसे ज्यादा दिख रहे हो -2.10 है, 3+ से स्कैंडियम बता रहा हूँ, ये 3+ से वैल्यूज है, ये कौन सी है, ई नॉट वोल्ट Sc3+ से स्कैंडियम में जा रहा है, कितनी वैल्यू है, -2.10 दिख गई वोल्ट, बहुत ज्यादा माइनस है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा 3, ये बहुत स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है, ये माइनस, जितनी ज्यादा ये माइनस है उतना इसका आयन मोर स्टेबल है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, क्या लिखा तुमने कि Sc3+ जो है, क्या लिखा, बिकॉज स्कैंडियम 3+ इज, क्या कॉन्फ़िगरेशन है इसकी, Sc3+ की कॉन्फ़िगरेशन क्या, तुमने अभी तो बनाई थी, स्कैंडियम 3+ की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 18 आर्गॉन, बस 0 हो गया, S में भी और D में भी।
हो गया। तो ये तो स्टेबल नोबल गैस कंफर्मेशन है ना, जल्दी बताओ। हाँ जी सर। तो इसलिए स्कैंडियम +3 में ही रहेगा, किसमें दिखाएगा, सिर्फ +3 में, इसलिए इसकी वैल्यू बहुत माइनस है, ये कभी भी Sc में नहीं आएगा। तो क्योंकि ये बहुत स्टेबल हो गया, स्टेबल हो गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होते हैं जो हमें आंसर करने हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आपको समझ में आई कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन वहां यूज होगी जहां पर हाफ फिल्ड डी होगा और कंप्लीटली फिल्ड डी होगा। बाकी जगह पर फिर हमें देखना है कि कौन सा कंसेप्ट यूज होगा, हाइड्रेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन और एटमाइजेशन एनर्जी को यूज करेंगे। इनकी जो वैल्यूज हमें दी गई हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम में स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन पक्का है, ये मैंने आज बताया। आज के लेक्चर में कम से कम 2 क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं, आप इसको नोट कर लो। बात समझ में आ गई? हाँ जी सर। चलो ठीक है, फिर ये खत्म हुआ और ये बहुत इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल वैल्यूज को डिस्कस किया गया, ऑक्सीडेशन स्टेट्स को डिस्कस किया गया, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कौन हाईएस्ट दिखाता है, कौन लोएस्ट दिखाता है, कौन है सिर्फ एक ही दिखाता है, कौन +1 दिखाता है, सारी बातें हमने आपको बता दी। ये सारे एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इनकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी आपको मिलती रहेगी, आप उनको देखते रहिए। एमसीक्यू पर 1 मार्क के क्वेश्चन आंसर मैंने भेजे थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको सुन लो। आपको और कॉपी पे नोट्स बना, अभी टाइम है, आपको फायदा कि अभी आपके पास समय मिल गया है। अब आपके पास समय है, आप उसको यूज कर लो, वेस्ट मत करो। देखो अगर आपको ज्यादा टाइम मिलता है तो आपकी प्रिपरेशन ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, आपके सारे चैप्टर ज्यादा अच्छे कवर होने चाहिए, आपके सारे क्वेश्चन आंसर कर लीजिए, 100 में से 100 नंबर ले लीजिए, कभी भी पेपर होगा। समझे बात को? और अगर आपने टाइम वेस्ट कर दिया तो जो आता वो भी गया, फिर तो बिल्कुल ऐसे भी बच्चे हैं वो कह रहे हैं जी हमने तो अब सारा भूल गया पिछला, बताओ अब जब पिछला किया था वो भी भूल गया, तो फिर आगे किसी भी समय पेपर होगा कैसे करेंगे? पेपर तो डिले हुए हैं, तो कभी भी किसी भी टाइम कभी भी होंगे। जो भी बच्चे कंपटीशन में भी जा रहे हैं, पेपर तो होने हैं ना, बिना एग्जाम के तो कोई भी कंपटीशन में भी नहीं जा सकता, कोई नीट भी में नहीं जा सकता, जी में भी नहीं जा सकता, एग्जाम तो होना ही है। सीबीएसई का पेपर है, बहुत बड़ा पेपर है, कोई मामूली पेपर नहीं, किसी भी समय होगा, कैसे होगा वो डिसाइड करेंगे। लेकिन अगर आपको समय ज्यादा मिला तो आप उसको यूज करिए, वेस्ट नहीं करिए। ये क्या बोलो, मैंने सही बताया गलत बताया? हाँ जी सर सही। अगर आपने वेस्ट कर दिया तो जितना किया वो सब भूल जाओगे। और अगर आप रेगुलरली पढ़ते रहे और सारे चैप्टर और भी अच्छी तरह प्रिपेयर कर लीजिए और सारे क्वेश्चन आंसर भी कर लिए, तो क्या आप 100 में से 100 नहीं ले सकते? बोलो। हाँ जी सर। तो तुम तो ले जाओगी। अब मुझे पता लग गया तुम तो सारा समझ रही हो बातों को और जवाब बड़े अच्छे दे रही हो। पहले तो कोई भी आंसर नहीं करते, जब सारे आंसर कर, तो अच्छी बात है कि यू आर स्टडिंग एंड माय बेस्ट विशेस। और अपने कर रही है, अभी बाहर स्थिति खराब है और अपनी किताबें पढ़ते रहिए और योगा मेडिटेशन कर लीजिए, अपनी हेल्थ को ठीक रखिए। अभी कंडीशन बहुत ही खराब है चंद्र नगर में, बता दूं बहुत ज्यादा केसेस हैं, समझ गए? हाँ जी सर। इसलिए अपने घर बैठे रहिए और बाहर का सामान भी ज्यादा मत मंगाइए, मत खाओ पियो कुछ भी, अपना आप बनाइए। और ये अदरक वगैरह, हर्ब्स वगैरह, चाय वगैरह पी लो, गरम गरम चीज सब, क्योंकि अभी एसी वैसी भी ज्यादा यूज करना ठीक नहीं हो कह रहे। तो आप देख के अपने हिसाब से अपनी हेल्थ को ठीक रखो और अपने स्टडी करते रहो, स्टडी करते रहो, जिससे मेंटली ना आपका माइंड ठीक रहे। और ना 2 स्टूडेंट डिप्रेशन में जा चुके हैं, एक 2 को मेरे कोरोना भी हो चुका है, उनकी फैमिली में हो चुका, वो बीमार पड़े हुए हैं। तो आपको इसलिए कह रहा हूँ अपनी केयर करो। और ये जो लोग बिजी रहेंगे ना स्टूडेंट्स, वो कम रहेंगे, उनको परेशानी कम है, लेकिन जो बिल्कुल बेकार कुछ भी नहीं करेंगे ना, वो बहुत ही डिप्रेशन। ठीक है, ओके देन, फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट। ओके थैंक यू सर। ओके।